ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारा जो लास्ट जो सेशन चल रहा था डीबीएमएस का एमसीक्यू जो सेशन था, उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो हमने डीबीएमएस के ऑलरेडी 100 जो क्वेश्चन कवर किए थे, उसके अलावा ये जो आपका सेशन है, इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए, ये क्वेश्चन आपके जो आरबीएससी की और जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके द्वारा जो क्वेश्चन जो कवर किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। तो आरबीएससी की बुक्स में आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका ये सेशन तैयार किया है और उसके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर करवाए जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा भी हो सकता है। मतलब आपका एग्जाम का पैटर्न लो लेवल हो सकता है, हाई लेवल हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेस्ड पे हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हमें स्टडी कैसे करनी है। तो हमें एक लो लेवल से लेके और एक मॉडरेट लेवल तक की स्टडी करनी है, जिसमें कि अगर मैं लो लेवल की बात करूं तो आपके जो आरबीएससी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं और दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक्स चलती है, उसके बेस्ड पे आपके जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको कवर करने हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की सेशन में आपका ये डीबीएमएस का पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, पहला क्वेश्चन ये कहता है द प्राइमरी की मस्ट बी। देखो प्राइमरी की क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो देखो, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है और ऐसी कैंडिडेट की होती है जिसकी फील्ड वैल्यू कभी भी नल ना हो, ठीक है। तो प्राइमरी की एक तो नॉट नल होती है और एक क्या होती है, यूनिक होती है। तो इसका मतलब दोनों, बोथ। तो देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्राइमरी की अगर आपसे बात करें प्राइमरी की तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी की हमेशा आपकी यूनिक और नॉट नल होती है, ठीक है। क्या होती है, यूनिक, यूनिक और यूनिक प्लस नॉट नल। तो बोथ इंक्लूड किया जाता है यूनिक और नॉट नल को प्राइमरी की में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्राइमरी की आपकी क्या होती है, यूनिक होती है और नॉट नल होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो, एक कमांड टू रिमूव ए रिलेशन। देखो, एक कमांड टू रिमूव ए रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है। टेबल फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस में आपकी टेबल्स को रिमूव करना है, टेबल्स को हटाना है। तो देखो ध्यान रखना, जब भी हम टेबल्स की बात करें, रिलेशंस की बात करें, तो आपको हमेशा ड्रॉप कमांड का यूज करना है। तो ड्रॉप जो आपकी कमांड होती है, देखो ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो आपका यूज कौन सी होगी, ड्रॉप कमांड। तो यहाँ पे जो ड्रॉप कमांड होती है वो आपकी डीडीएल कैटेगरी में बिलोंग करती है, डीडीएल कैटेगरी में बिलोंग करती है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से बिलोंग करती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। और साथ में यहाँ पे आपकी जो डीडीएल की जो कमांड होती है, जो ड्रॉप होती है, वो क्या काम करती है, आपके डीडीएल के द्वारा आपके टेबल मतलब स्ट्रक्चर को परमानेंट के लिए रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो देखो आपसे पूछा है कि इनमें से एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन की बात करूं तो आपके एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो देखो ध्यान दो, एक तो जैसे आपका मिनिमम हो गया, मिन हो गया, एक आपका क्या हो गया, मैक्स हो गया, एक आप क्या हो गया, सम हो गया, एक आप क्या हो गया, एवरेज हो गया, एक आप क्या हो गया, काउंट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा नहीं है भाई, मीन एग्रीगेट फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है, मैक्स भी होता है, एवरेज भी होता है, कौन सा नहीं है, सेलेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, हमारा सेलेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। देखो आपसे पूछ रहे हैं एट्रीब्यूट जो कि अदर एट्रीब्यूट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी आपका एक एट्रीब्यूट है, अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूं तो एट्रीब्यूट को इलिप्स से डिनोट करते हैं और उसको अदर एट्रीब्यूट में हम डिवाइड करेंगे। देखो एक एट्रीब्यूट है जिसको अदर एट्रीब्यूट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब एट्रीब्यूट को अदर एट्रीब्यूट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो आपका जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है वो किस टाइप का होता है, एट्रीब्यूट को हम सब एट्रीब्यूट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट, बी इज द राइट आंसर, ओके। तो आपको ध्यान रखना है एट्रीब्यूट को अदर एट्रीब्यूट में डिवाइड करना। एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इलिप्स रिप्रेजेंट। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि इलिप्स किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इलिप्स का मतलब होता है कि जब भी जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इलिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डायमंड रिप्रेजेंट। देखो डायमंड को रिप्रेजेंट, डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो डायमंड होता है उसका सिंबल ये होता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो डी इज द राइट आंसर, रिलेशनशिप सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो देखो आपके डेटाबेस में एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन की, एसिड प्रॉपर्टी। तो देखो एसिड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे एक का मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो एक बार तो राइट आंसर देखो पहले, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस नहीं होता, ड्यूरेबिलिटी होती है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, राइट आंसर है बी। बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी काम क्या होती है। देखो ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब भी आपके डेटाबेस में मनी से संबंधित, रुपए के लेन देन से संबंधित जब भी डेटाबेस में कोई टास्क परफॉर्म की जाती है तो वहां पे आपकी एक प्रॉपर्टी काम करती है, जो प्रॉपर्टी होती है आपकी एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी की आपकी बहुत बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। कई बार तो क्या होता है सिंगल सिंगल पूछ लेता है, एसिड में ए क्या होता है, सी क्या होता है, आई क्या होता है, डी क्या होता है, और कई बार इसके डायरेक्टली इसके बेस्ड पर क्वेश्चन बनता है। तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन रिलेशन विल बी। देखो कह रहा है सभी नॉन की एट्रीब्यूट आपके फंक्शनल डिपेंडेंट किस पे, प्राइमरी की पे, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा। तो देखो आपको ध्यान रखना एक चीज कि सारे के सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट है, अगर वो नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि पार्शियल डिपेंडेंसी कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगी। और जब पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होगी तो नॉन फॉर्म किस में होगा, वो 100% सेकेंड नॉन फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, प्राइमरी की पे होते हैं, तो वहां पे आपकी कभी भी पार्शियल डिपेंडेंस नहीं बनेगी और आपके सेकेंड नॉन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके नेक्स्ट देखो डेटाबेस लॉकिंग कंसेप्ट इज यूज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ। देखो डेटाबेस में एक कंसेप्ट होता है लॉकिंग का कंसेप्ट। अच्छा लॉकिंग का कंसेप्ट सोल्व क्या करता है, देखो समझो कि डेटाबेस में जब भी कोई यूजर किसी पर्टिकुलर टेबल्स पे काम करता है तो वहां पे यूजर्स के लिए जिस रिकॉर्ड पे वो काम करता है उसको लॉक कर दिया जाता है। अब देखो उससे बेनिफिट क्या होता है लॉक करने से, एक तो जब यूजर के लिए वो रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा तो सेम टाइम पे उस रिकॉर्ड पे मल्टीपल यूजर काम नहीं कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूजर काम नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड के इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस कम से कम होते हैं। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। अच्छा साथ में क्या होगा कि सपोज करो एक यूजर ने अगर रिकॉर्ड को हमने लॉक नहीं कर रखा, ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एक स्टूडेंट टेबल है, जैसे आपकी कोई अकाउंट टेबल है, अकाउंट स्टूडेंट लो, अकाउंट टेबल लो, जैसे आपकी एक कोई अकाउंट टेबल है और अकाउंट टेबल में हमने क्या कर रखा है, जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और जब इन रिकॉर्ड पे काम किया जाता है, जब यहाँ पे रिकॉर्ड पे काम किया जाता है तो क्या किया हमने, रिकॉर्ड्स को काम करने के दौरान उस रिकॉर्ड को लॉक कर देते हैं। देखो लॉक करने से बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपका जो भी लॉस्ट अपडेट, इसका मतलब है कि अगर इस रिकॉर्ड को एक ही यूजर एक्सेस करेगा तो कभी भी आपके रिकॉर्ड पे आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ में अनकमिटेड डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल यूजर जब काम करेगा तो डेफिनेटली ये यूजर जब कमिट करेगा उसके बाद ही इस रिकॉर्ड को अनरिलीज किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कभी भी आपकी अनकमिटेड डिपेंडेंसी अगर नहीं होगी और आपके इनकंसिस्टेंट डेटा भी कभी भी नहीं होगा। तो आपके सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं किसका, लॉक करने से। ठीक है, तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि डेटाबेस में जो लॉकिंग का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके अलग से एक टॉपिक में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि लॉकिंग कंसेप्ट क्या होता है और कैसे डेटाबेस में लॉकिंग काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। देखो यूएमएल स्टैंड फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है यूएमएल। तो देखो यूएमएल होता है आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल मॉडलिंग नहीं, यूनिफाइड मॉडलिंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसको आप साइड में भी अच्छे से पढ़ते हो, यूएमएल को साइड में तो आप पूरा पूरा कंसेप्ट, इसको यूएमएल के बारे में अलग से पूरा कंसेप्ट पढ़ते हो। तो आप क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज नॉट टू। देखो यहाँ पे पूछा गया है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या नहीं करती है। तो देखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का अगर जो मेन जो टास्क की बात करूँ तो आपके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीन जो इसकी इंपॉर्टेंट कमांड होती है, इसकी कमांड होती है इंसर्ट, इसकी कमांड होती है इंसर्ट, फिर होती है अपडेट, अपडेट, फिर होती है डिलीट। देखो ये इसकी इंपॉर्टेंट कमांड होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, किसकी, डीएमएल की। ये डीएमएल के द्वारा ये टास्क परफॉर्म की जाती है। अच्छा अब ये देखो ये कौन क्या नहीं करता है, तो क्रिएट इन्फॉर्मेशन टेबल इन द डेटाबेस, नहीं भाई इन्फॉर्मेशन टेबल क्रिएट नहीं करता डेटाबेस में। इंसर्ट न्यू, बिल्कुल ये भी करता है, इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, मॉडिफाई करता है मतलब अपडेट करता है, तो क्या नहीं करता, क्रिएट नहीं करता।
तो आपको ध्यान रखना है क्रिएट नहीं करता है। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने नोट पूछा है तो नोट का मतलब क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो देखो जब भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, फॉरेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फॉरेन की बात करेंगे। अच्छा अब पढ़ो, एवरी प्राइमरी की मस्ट बी मैच ए प्राइमरी की वैल्यू एसोसिएटेड। देखो जब अब यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें तो प्राइमरी की नहीं, फॉरेन की से रिलेटेड बात करेगा। पहला ऑप्शन आप छोड़ो क्योंकि ये प्राइमरी की के बारे में पूछ रहे हैं बार बार। दूसरा कह रहा है एवरी प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी मैच ए फॉरेन की वैल्यू इज एसोसिएटेड टेबल। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राइमरी की वैल्यू है वो मैच की जाएगी फॉरेन की वैल्यू के साथ, जो कि आपके टेबल्स में टेबल्स के अंदर इंसर्ट की जाएगी। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता है, प्राइमरी की वैल्यू मैच नहीं होती है, फॉरेन की अंदर जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसको मैच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच ए प्राइमरी की वैल्यू इन ए एसोसिएटेड टेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो प्रत्येक जो फॉरेन की वैल्यू है, देखो प्रत्येक जो आपकी फॉरेन की वैल्यू है उसको मैच किया जाता है प्राइमरी की के साथ में। तो देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे फॉरेन की के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं उसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकता हूँ जो कि प्राइमरी की में मौजूद है, उसके अलावा फॉरेन की में किसी दूसरी वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने इंसर्ट किया तो आपके सामने एरर आ जाएगी। तो फॉरेन की में सिर्फ हम उसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं जो प्राइमरी की में मौजूद होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फॉरेन की में, देखो फॉरेन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फॉरेन की क्या करती है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के काम में आती है। अच्छा वैल्यू क्या रखती है, ये हमेशा आपके उन्हीं वैल्यू को कंसीडर करती है जो प्राइमरी की में मौजूद होती है। उसके अलावा फॉरेन की नल वैल्यू रख सकती है, फॉरेन की में नल वैल्यू होती है, नल फॉरेन की वैल्यू किसी भी प्राइमरी की वैल्यू को रेफरेंस नहीं करती है। ठीक है, तो आपके ध्यान रखना है फॉरेन की के बारे में। ओके नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिट्राइव ऑफ डेटा। डेटा को रिट्राइव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान ऑप्शन देखो पे स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट और क्यूरी। तो ध्यान रखना आपके डेटाबेस के संदर्भ में राइट आंसर क्या है, क्यूरी। तो डेटा रिट्राइव करने के लिए क्या यूज करोगे, क्यूरी का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ODBC। तो देखो यहाँ पे ODBC का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्शन या ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक ही बात है। तो आप ऑप्शन देखो, ऑफलाइन नहीं, ओरिएंटेड नहीं, ओपन डेटाबेस कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी आपका ODBC होता है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाए सी। विच SQL क्यूरी इज यूज टू रिमूव ए टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आप ये पूछ रहे हैं कि SQL की क्यूरी जो कि आपकी टेबल्स को रिमूव करती है, टेबल्स को रिमूव करती है और साथ में सभी डेटा को रिमूव करती है, साथ में सभी डेटा को रिमूव करती है डेटाबेस से। अगर मैं बात करूं टेबल और साथ में टेबल के डेटा को रिमूव करने की बात करूं तो आपकी कमांड कौन सी यूज होती है, आपकी कमांड होती है ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड क्या करती है, टेबल और टेबल के साथ में सारे के साथ डेटा को हटा देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रेसिडेंस ऑफ सेट ऑपरेटर द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम। देखो आपके जितने भी सेट ऑपरेटर होते हैं वो सारे के सारे सेट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके सेट ऑपरेटर की बात करूं तो आपके सेट ऑपरेटर के रूप में आपके जो यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा इनका प्रेसिडेंस क्या होता है, इनका होता है लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा ध्यान रखना इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। ये क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। ठीक है, अच्छा DBMS FD स्टैंड फॉर, देखो DBMS में FD क्या, FD का मतलब होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। FD का मतलब क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी। तो देखो ध्यान रखना अगर आपसे FD के बारे में पूछे तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा बता देता हूँ FD क्या होती है। डेटाबेस के अंदर FD का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में मौजूद एट्रीब्यूट के बीच का रिलेशनशिप कौन बताता है, आपका FD बताती है। कौन बताता है, FD मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपके टेबल्स के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट मतलब कॉलम के बीच के रिलेशनशिप को बताती है, कौन, FD। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप ऑफ की इन द डेटाबेस डिजाइन। तो देखो डेटाबेस डिजाइन की कितनी टाइप की होती है, देखो समझो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा कैंडिडेट की, बिल्कुल होती है भाई कैंडिडेट की। ऑप्शन देता है प्राइमरी की होती है। ऑप्शन दे रखा फॉरेन की होती है, तो सभी होती है। तो क्या होते हैं, ऑल ऑफ दिस, ये सभी की होती है आपकी मौजूद। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो देखो
आपसे पूछा गया नॉर्मल फॉर्म है, आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट एनएफ, ये आपका सेकंड एनएफ है, ये आपका थर्ड एनएफ है और ये आपका फोर्थ एनएफ है। और आपसे पूछा है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर कौन सा नॉर्मल फॉर्म बेस्ड होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि टेबल्स के सभी कॉलम एटॉमिक होने चाहिए, ठीक है, मतलब टेबल्स में मौजूद सभी कॉलम में सिंगल सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, वो तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि आपका कोई भी जो टेबल है उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिपेंड करता है पार्शियल डिपेंडेंसी पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि टेबल्स में कभी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सारी की सारी जो एंटिटी है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए आपके फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंस किस पे डिपेंड है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे डिपेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो देखो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो स्ट्रक्चर का मतलब आपके डेटाबेस में जनरली क्या होता है, स्कीमा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन, तो स्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस का क्या होगा, ओवरऑल डिजाइन। भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल डिजाइन। और उसी का हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की इज कॉल्ड। तो देखो ध्यान रखना, आपके मिनिमल सुपर की क्या कहलाती है, आपकी कैंडिडेट की कहलाती है। तो अगर मैं की के संदर्भ में बात करूं तो देखो आपके क्या होता है, सुपर की क्या होती है, डेफिनेशन की बात करूं तो सुपर की एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके एक ऐसी की होती है जो कि टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। लेकिन सुपर की में मिनिमम एट्रीब्यूट होने की कोई गारंटी नहीं होती है। इसका मतलब सुपर की में कितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आता है कि जो मिनिमम सुपर की होती है, इसका मतलब होता है ऐसी सुपर की जिसको वापस से अदर सब पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो मिनिमम सुपर की होती है उसी को हम कहते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये आपका होता है कैंडिडेट की। नेक्स्ट देखो, ए रिलेशन दैट हैव नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो देखो रिलेशन के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, आपसे दिया गया है कि पार्शियल डिपेंडेंस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, जब आपके रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है तो डेफिनेटली वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में होगा, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा। अगर पार्शियल डिपेंडेंस नहीं है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंस नहीं है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स आपके किस टाइप के, एटॉमिक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन। तो देखो डेटाबेस डिजाइन की आपको क्लासिकल अप्रोच पूछी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डेटाबेस का जो डिजाइन होता है वो हमेशा हमेशा किस पे, टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है। डेटाबेस का डिजाइन होता है वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है। तो यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन की क्लासिकल जो अप्रोच है वो आपकी टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो आपके डीबीएमएस की एमसीक्यू सीरीज है, इसमें हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से लेके आपको एक मॉडरेट लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा, जिसके अंदर आपके सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, जिससे कि हम एग्जाम के उन सभी पोर्शन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी टास्क दी जाती है कि आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी एमसीक्यू सीरीज मेरे द्वारा करवाई जाएगी, उन सब्जेक्ट्स के बारे में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। उस बेस्ड पे मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को रेडी करके आपके सामने एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको एक मतलब आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे जो मिला है, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी टाइप से ये जो आपका चैनल है ये आपका अपना चैनल है, इस पे मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वो सारा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको जो एमसीक्यू सीरीज है कैसी लग रही है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।